सो यस्टरडे हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था आईओ इन जावा, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट इन जावा कैसे होता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर ये जावा टेक्नोलॉजी या जावा लैंग्वेज हमको किस तरह की फैसिलिटी देती होगी, किस तरह से मैनेज करती होगी इनपुट आउटपुट। तो हमको कल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझ में आया कि यहाँ पे सारा खेल होता है स्ट्रीम्स का, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। हर इनपुट डिवाइस से अपने प्रोग्राम तक एक अलग इनपुट स्ट्रीम बनती है और अपने प्रोग्राम से हर आउटपुट डिवाइस तक एक अलग आउटपुट स्ट्रीम बनती है, ठीक है, मतलब एक डिवाइस के लिए एक स्ट्रीम, ओके। और इनपुट डिवाइस से डेटा फ्लो होके हमारे प्रोग्राम तक आता है और हमारे प्रोग्राम से डेटा फ्लो होके आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आउटपुट डिवाइस पे जाता है। इन स्ट्रीम्स में जो डेटा फ्लो होता है, ये सारा डेटा जो सबसे बेसिक लेवल की स्ट्रीम होती है, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, उसमें जो डेटा फ्लो होता है वो सारा बिट्स के फॉर्म में होता है, 0101। तो हमने कल ये भी समझा था कि अगर 0101 में डेटा फ्लो होगा तो हमको तो चाहिए कैरेक्टर, इंटीजर, बूलियन वैल्यूज या जो भी हमको स्ट्रिंग्स चाहिए। ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी कैसे? तो इस चीज़ के लिए बेसिकली हमने समझा कि एक जावा की लाइब्रेरी में हमें कुछ ऐसी क्लासेस बना के दी हैं, है ना, और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। उसमें से एक क्लास अपन जो यूज़ करेंगे, जो सबसे सिंपल है टू यूज़ और अपने सिलेबस में है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द नेम इज स्कैनर क्लास। हमें सिर्फ अभी यहाँ पे फोकस सिर्फ इस पे करना है कि स्कैनर क्लास का यूज़ करके कैसे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, है ना, इनपुट लेना है, सॉरी, स्कैनर का यूज़ करके कैसे इनपुट ले सकते हैं। आउटपुट करना सबको आता है, लेकिन ये समझने के लिए कल मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दिया था स्ट्रीम्स का, आज मैं थोड़ा सा यहाँ थियोरी के फॉर्म में कवर अप करवा रहा हूँ। वी हैव टू गो थ्रू इट वेरी क्विकली, बहुत सुपरफिशियली देखना है, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ अभी चीज़ें, क्योंकि डिटेल में अपने को आएंगी 9th और 10th क्लास, और सॉरी डिटेल में अपने को आएगा 11th क्लास में, ओके। 9th 10th में अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन है, 11th क्लास प्रॉपर डिटेलिंग है इस चीज़ की, है ना। टॉपिक ही अलग होता है कि उसमें इनपुट आउटपुट इन जावा में फाइल आईओ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है 11th, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं वापस अपन, ओके। So Java uses the concept of a stream to make I/O operation fast, flexible, simple for variety of devices. ये भी हमने कल समझा था। अब ये जितनी भी I/O स्ट्रीम से रिलेटेड या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस कहाँ पे हैं? तो जावा की लाइब्रेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, उनको पैकेजेस कहते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आने वाला है पैकेज क्या चीज़ है बेसिकली, इसलिए भी ज़्यादा डिटेल कवर नहीं कर रहा, पर इतना मानो कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उन्होंने उनको ग्रुप कर दिया लाइब्रेरी के अंदर की क्लासेस को छोटे छोटे पैकेजेस में। उनमें से एक पैकेज का नाम है java.io। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैकेज? java.io पैकेज। अब ये जो java.io पैकेज है, इस पैकेज के अंदर अपने को इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी, ओके। सो डेफिनेशन, व्हाट इज आईओ स्ट्रीम? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती क्या है, ठीक है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, एक लेवल पे समझा चुका हूँ, पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। एन आईओ स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स एन इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स बोले तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को हमारे जावा के प्रोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इन आईओ स्ट्रीम्स के थ्रू। मतलब अपने को अपने प्रोग्राम में कहीं कीबोर्ड लिखा हुआ नहीं दिखेगा, या कहीं पे मॉनिटर या और कुछ ऐसे नाम लिखे हुए नहीं दिखेंगे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है हमारी क्लास के अंदर। हमारी क्लास में तो जो भी चीज़ होगी या हमारे प्रोग्राम में हम जो भी बनाएंगे, दोज ऑल विल बी बेसिकली स्ट्रीम्स, ठीक है। हम इन इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पहचानेंगे ही सिर्फ स्ट्रीम्स के फॉर्म में। ये एक इसकी डेफिनेशन हुई, ओके। सो दूसरी डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ा रहा। अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। स्ट्रीम कुछ नहीं है, उसके अंदर डेटा का सीक्वेंस है, मतलब स्ट्रीम में सिर्फ डेटा बह रहा है, बेसिकली फ्लो हो रहा है डेटा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। इन जावा स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ बाइट्स। बाइट्स बोले तो वही 0101 बिट्स, मतलब 8 बिट्स से मिलके बाइट बनता है। सो बिट्स एंड बाइट्स बेसिकली इन जावा अ स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ओके। व्हाई कॉल्ड सो? स्ट्रीम को स्ट्रीम क्यों कहते हैं ये भी कल अच्छे से समझा चुका हूँ, सिर्फ आज इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अपन बेसिकली बस। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रीम बिकॉज इट इज़ लाइक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट कंटिन्यूज टू फ्लो। जैसे कि एक नदी के अंदर पानी बह रहा होता है, इन द सेम वे इन स्ट्रीम्स में डेटा फ्लो हो रहा होता है। वाई टू यूज़ आईओ स्ट्रीम्स? इनको क्यों यूज़ करना? तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि आपके पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज हैं,
हैं बराबर, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बहुत तरह तरह के आपके पास गेम पैड्स, जॉयस्टिक्स, बहुत तरह की इनपुट डिवाइसेस है, सबकी फंक्शनिंग अलग अलग। अब उन सबको अगर अपने को कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना है, ठीक है, तो सब अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं, सबके लिए अपने को अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए कि भले डिवाइस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनपुट डिवाइस होनी चाहिए बस। कोई भी इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा आ रहा है, आपको आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जावा वालों ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रीम से, ठीक है। सो अ स्ट्रीम कैन रिप्रेजेंट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस। सोर्सेज बोले तो जहां से डेटा आ रहा है मतलब इनपुट डिवाइस, डेस्टिनेशंस बोले तो जहां डेटा भेज रहे हैं मतलब आउटपुट डिवाइस। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में फाइल्स भी हो सकती हैं, सो इंक्लूडिंग डिस्क फाइल्स। इसमें अपने कंप्यूटर पे जो फाइल्स बनी होती है उसमें से भी इनपुट ले सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ उठा सकते हैं, रीड कर सकते हैं और फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं। सो ये सोर्सेज डेस्टिनेशन में फाइल्स आ गई, डिवाइसेस आ गई, दूसरे प्रोग्राम्स आ गए, रैम आ गया, रैम के अंदर अरेज हैं वो आ गए, बहुत तरह तरह की चीज़ें आ गई। सो यू कैन राइट डेटा टू अ स्ट्रीम और रीड डेटा फ्रॉम स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में से हम डेटा उठा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या इस डेटा पे, इस स्ट्रीम पे अपन डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रीम किसी भी डिवाइस तक जारी हो, डिवाइस कोई सी भी हो, उसको देखना कैसे, अपने को तो सिर्फ स्ट्रीम के फॉर्म में, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। जैसे अब आपकी 4 व्हीलर वाली कार की अगर अपन गाड़ियों की बात करें तो हैचबैक्स कार होती हैं, सबसे छोटी वाली जो कार होती है अपनी, उससे बड़े लेवल पे आए तो सेडान कार्स होती हैं, थोड़ा सा और ऊपर के लेवल पे आए तो क्रॉस कार्स होती हैं। क्रॉस कार्स बोले तो विचार एसयूवीज एंड कार के बीच का मिक्सचर है। फिर इससे ऊपर चले तो एसयूवीज होते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है। फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, एमयूवीज भी होते हैं, बहुत तरह तरह की कार, सब बहुत तरह तरह की कार्स हैं राइट मार्केट में। जितनी भी कार हैं सबके अंदर लेकिन एक चीज़ सिमिलर मिलेगी आपको, सबका इंटरफेस एक जैसा है। इंटरफेस बोले तो सब में स्टीयरिंग है गाड़ी चलाने के लिए, स्टीयरिंग को राइट में घुमाऊंगा तो गाड़ी भी राइट में जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी कार के अंदर राइट घुमा रहा हूँ गाड़ी लेफ्ट जा रही। सबका उन्होंने क्या करा, एक सिमेट्री मेंटेन करके दी। गियर्स वेयर्स भी सबके अंदर सिस्टम बिल्कुल सेम दिए। इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम कहानी, इनपुट डिवाइस कैसी भी हो, चाहे वो वेब कैमरा हो चाहे माइक हो। कितने डिफरेंट होते हैं वेब कैमरा और माइक। वेब कैमरे से वीडियो आएगा और माइक से आवाज़ आएगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन या ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं उलझना। हमारे लिए तो जो भी आ रहा है वो सब बिट्स और बाइट्स का डेटा है, बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में डेटा है और वो स्ट्रीम के ऊपर फ्लो हो रहा है। हमें तो सिर्फ स्ट्रीम दिखेगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा। उधर डिवाइस कोई सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ स्ट्रीम दिखेगी। ओके, सो इससे हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी की जगह सिंपल हो जाती है चीज़ें। वाई टू यूज आईओ स्ट्रीम्स, ये कहानी हो गई। व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रीम सपोर्ट, इन स्ट्रीम्स में किस तरह का डेटा फ्लो हो सकता है। तो सबसे बेसिक लेवल पे तो बिट्स एंड बाइट्स फ्लो होता है, ये श्योर है 100%, ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पे ये। लेकिन अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स हैं। जैसे अपन ने इनपुट स्ट्रीम देखी, आगे चल के 11th में पढ़ने को मिलेगी, कई सारी डिटेलिंग आएगी आपको। जैसे कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम्स भी पढ़ने को मिल सकती है, बाइनरी इनपुट स्ट्रीम्स पढ़ने को मिल सकती है। आपको कई तरह की इनपुट स्ट्रीम्स और आउटपुट स्ट्रीम्स पढ़ने को मिलेगी, जिनमें डेटा के कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। सिंपल बाइट्स भी हो सकता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के फॉर्म में भी आपको उसमें डेटा मिल सकता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में मिल सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। ये सब 11 में पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो डज स्ट्रीम्स ओनली पास डेटा और ऑल्सो मैनिपुलेट्स देम। क्या इन स्ट्रीम्स में जो डेटा फ्लो हो रहा है वो डेटा इन स्ट्रीम्स में सिर्फ बस फ्लो हो रहा है, या ये स्ट्रीम किसी तरह का मैनिपुलेशन भी करती है इन पे। सो कुछ स्ट्रीम तो सीधे से बस आप तक डेटा पहुंचाती, लेकिन कुछ हैं जो मैनिपुलेट या ट्रांसफॉर्म कर सकती है उस डेटा को, यूजेबल बना सकती है। जैसे अपन जब स्कैनर यूज करेंगे अल्टीमेटली, तो हमें वो स्ट्रीम में से डेटा अपने फॉर्मेट में मिलेगा, प्रिमिटिव वैल्यूज के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, इन फॉर्मेट में हमको मैनिपुलेट होकर या ट्रांसफॉर्म होकर डेटा मिल सकता है, ठीक है। तो जिस तरह की स्ट्रीम उस तरह का डेटा उसमें हो सकता है। हाउ आवर प्रोग्राम सीज या व्यूज दी स्ट्रीम, हमारे प्रोग्राम में हम स्ट्रीम को कैसे देखते हैं। सो no matter how they work internally, all streams present the same simple model to the programs that use them. हर प्रोग्राम के लिए स्ट्रीम सेम है। अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये देखेगा कि स्ट्रीम बोले तो क्या है, नाम भले ही स्ट्रीम दे दिया, बट इट इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ डेटा।
हमारे प्रोग्राम को सिर्फ सीक्वेंस ऑफ डेटा मिलेगा या अपने प्रोग्राम से बाहर जाएगा। तो स्ट्रीम्स बिल्कुल सिंपल है, हमारे प्रोग्राम के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सोर्स डेस्टिनेशन, फ्रॉम वेयर डेटा कैन बी रेड एंड रिटर्न, कहाँ कहाँ से डेटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो रीड कर सकते हो फाइल में से, रीड कर सकते हो कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरास, किसी भी इनपुट डिवाइस में से, और राइट कर सकते हो किसी भी आउटपुट डिवाइस में, जैसे कि अपन ने कल बात करी थी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, या कि किसी फाइल में। ठीक है। कैन दीज स्ट्रीम्स बी यूज्ड फॉर ग्राफिकल इनपुट आउटपुट? When you write to your display screen using a stream, it can display characters only, not graphical output. Graphical output requires more specialized support. मतलब अगर हमें कोई फोटोज या वीडियोस या कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में देनी है अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो वो चीज़ें इन स्ट्रीम्स के थ्रू नहीं हो सकती हैं। उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ और डिफरेंट क्लासेस हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड जो हमको दी गई हैं, जिनको हम यूज़ में लेंगे, विच विल अगेन नॉट बी पार्ट ऑफ 9th, 10th, 11th, 12th, ICSE, ISC, not even they will be part of most of the time colleges में भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। ये चीज़ जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस लाइब्रेरी को बंदा अलग से सीख लेता है। बहुत छोटी होती है, एक बार आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मतलब जावा एक बार सीख लिया तो फिर ये लाइब्रेरीज को सीखना तो बहुत छोटा सा काम है, वो इंसान खुद से सीख लेता है विद इन अ डे। बहुत सारी चीज़ें तो विद इन अ डे सीख लेता है इंसान। ठीक है। जैसे हम लोग भी जब पास आउट होके गए थे, हमने कॉलेज पास करके MCA क्लियर करके जब हम लोग कंपनी में जॉब के लिए गए, तो हम लोगों को भी वहाँ पे जिन चीज़ों पे काम करना पड़ता था वो चीज़ हमने कोई एक स्कूल में या कॉलेज में कहीं पढ़ी ही नहीं थी। हमने जावा पढ़ रखा था, तो हमें बेनिफिट था। बेनिफिट ये होता है कि अब हमें उन्होंने बस कंपनी वालों ने बोल दिया कि तुमको इस टॉपिक पे काम करना है या तुम्हें ये लाइब्रेरी यूज़ करना आनी चाहिए। हमें एक दिन का टाइम दे देते थे कि अब ये लाइब्रेरी देख लो, एक बार तुम अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। हम एक दिन में पूरी लाइब्रेरी गो थ्रू करते थे, 6-7 घंटे 8 घंटे का टाइम मिलता था। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट, बहुत आराम से सुकून से कंप्लीट हो जाता। नहीं हो पाता तो बोल देते थे उनको, वो अपने को और टाइम दे देते थे, ऐसा होता था। ओके। सो ग्राफिकल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बस की बात नहीं है, कुछ और स्पेशलाइज चीज़ करनी पड़ेगी। एडवांटेज ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब आपको इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी कि अभी स्ट्रीम्स का यूज़ करके हम सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में ही बातें करेंगे, है ना। ग्राफिक्स वाली कोई भी चीज़ नहीं आएगी इसमें, फोटोज, वीडियोज, इमेजेस एंड ऑल। सारी चीज़ें कैसी होंगी अभी फिलहाल में, अभी सारी की सारी टेक्सचुअल होंगी। टेक्सचुअल बोलो तो कैरेक्टर्स, नंबर्स, डिजिट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, है ना। एडवांटेज ऑफ स्ट्रीम्स, वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम? एडवांटेज एक ही है, डिवाइस कोई सी भी हो, आपको तो उसको स्ट्रीम के जैसे देखना है। ठीक है। ओके। ज़्यादा डिटेल नहीं देख रहे। आर देयर सेपरेट स्ट्रीम्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट? डेफिनेटली। इनपुट के लिए अलग स्ट्रीम है, आउटपुट के लिए अलग। ये इनपुट की स्ट्रीम दिखाई, यहाँ पे डेटा का सोर्स दिखा रहे हैं एक तरह से। डेटा का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई इनपुट डिवाइस हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, उससे डेटा फ्लो होके आया स्ट्रीम में और अपने प्रोग्राम तक। ऐसे कैसे? आउटपुट स्ट्रीम है, अपने प्रोग्राम से आउटसाइड फ्लो हो रहा है, अपने प्रोग्राम से इस स्ट्रीम में डेटा जा रहा है और इस स्ट्रीम से किसी आउटपुट डिवाइस में जा रहा है, या तो आउटपुट डिवाइस या किसी फाइल या किसी और प्रोग्राम तक जा रहा है। एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को डेटा सेंड कर सकता है, कैसे? लॉजिकली सोचो ना आप, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप डला हुआ है, दैट व्हाट्सएप इज एन ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। अब आप अपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज सेंड करते हो, वो उसको उसके व्हाट्सएप, उसके मोबाइल में जो व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम डला हुआ है उसमें रिसीव होता है। सो मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से इंटरेक्शन कर रहा है। यस, मतलब आप आगे चल के जब कॉलेज में आओगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, इन्हें नेटवर्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन कहा जाता है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस, वो तब पढ़ने को मिलेंगे अच्छे से। ओके, और ऑरेकल की जो OCA की एग्जाम होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, जितना बस मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आएगा, उसमें भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, अच्छा मैं यहाँ पे रेफरेंसेस लिख के देता हूँ, कई बार नोट्स में आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ लिखा है docs.oracle.com। मतलब बेसिकली मैंने जितने नोट्स बनाए ये सब चीज़ें ऑरेकल का जो खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जिस कंपनी के अंडर में जावा है अभी ऑरेकल, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोवाइड करे हैं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जिसमें से अपन पढ़ या सीख सकते हैं जावा लैंग्वेज, मैं उन्हीं में से अपने नोट्स बनाता हूं ताकि नोट्स में कोई गलतियां ना हो सके मुझसे। ओके, सो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अपन जो भी चीज़ यहाँ लिख रहे हैं दे आर लेजिटिमेट एंड 100% ऑथेंटिक। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स? स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स मतलब कुछ बेसिक स्ट्रीम जो सबको काम में आती है, मतलब आप अगर जावा में प्रोग्राम बना रहे हो तो इन स्ट्रीम्स के बिना आपका काम नहीं चलना है। तो ऐसी कुछ बेसिक स्ट्रीम्स
जावा वालों ने ऐसा कहा कि आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे हम आपको ऑटोमेटिकली बना के दे देंगे कुछ स्ट्रीम्स, ठीक है। ऐसी 3 स्ट्रीम्स हैं बेसिकली। एक है सिस्टम डॉट इन नाम से, जिसे हम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। दूसरी है सिस्टम डॉट आउट नाम से, जो है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और तीसरी है सिस्टम डॉट ERR, मतलब एरर के लिए, ये तीसरी स्ट्रीम। तीनों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। पहली चीज, सिस्टम का S कैपिटल दिख रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट सिस्टम इज। एनीवन, कोई बता सकता है सिस्टम क्या चीज है? क्लास। किसका? क्लास। क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो क्लास होती है, क्लास के नाम होते हैं अपर कीमल केस में, मतलब कैपिटल से स्टार्ट हुआ बेसिकली। सिस्टम इज अ नेम ऑफ अ क्लास। यहां पे दिख रहा है इधर, इनपुट स्ट्रीम इज ऑल्सो नेम ऑफ अ क्लास। प्रिंट स्ट्रीम, P कैपिटल S कैपिटल, ये अपर कीमल केस है। दीज आर नेम ऑफ द क्लासेस। बट जावा एंड IO, जावा इज द नेम ऑफ अ पैकेज, IO इज द नेम ऑफ अ पैकेज। जावा पैकेज में IO सब पैकेज के अंदर इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट है इन, सिस्टम डॉट इन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, 10th के फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। पर अभी इतना समझो, जैसे आप किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हो, ऐसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास भी डेटा टाइप है ना, पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के हम जो बनाते हैं, दे आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट इन। प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट, और प्रिंट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट ERR। प्रिंट स्ट्रीम नाम से समझ में आ रहा है, ये एक ऐसी स्ट्रीम होगी जिसमें आप जो भी चीज लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। प्रिंटर पे नहीं, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, बाय डिफॉल्ट इट विल प्रिंट ऑन स्क्रीन। उसे कंसोल बोलते हैं। वो जो काले कलर की विंडो होती है ना, अपन जिसपे अपना प्रोग्राम कंपाइल या रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, दैट इज बेसिकली नोन एज कंसोल, ठीक है। वहां पे आउटपुट दे देगा। ब्लू जे के अंदर आपको, ब्लू जे में भी एक छोटा सा कंसोल होता है। जब प्रोग्राम रन करते हो, या तो अलग से ओपन होता है या नीचे की तरफ दिखता है आपको कंसोल, वहां पे आउटपुट आता है। तो वहां आउटपुट आने के लिए हम जो यूज करते हैं, दैट इज दिस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट। ये 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं। जो इनपुट स्ट्रीम है वो बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड से इनपुट लाती है। जो आउटपुट स्ट्रीम है बाय डिफॉल्ट मॉनिटर पे आउटपुट भेजती है, और जो एरर स्ट्रीम है वो भी मॉनिटर पे आउटपुट भेजती है। एरर स्ट्रीम का यूज करके आप कुछ चीज प्रिंट कर सकते हो। देखो, जैसे आप लोग करते हो ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और आपका जो भी मैसेज है वो प्रिंट कराते हैं। अपन सब लोगों ने अभी तक प्रिंटिंग ऐसी ही करी है, राइट। लेकिन आप सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम को ना यूज करते हो, सिस्टम डॉट ERR का भी यूज कर सकते हो। ये स्ट्रीम भी बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल में तो जो प्रिंट करेगी वो चीज कंसोल पे ही प्रिंट होगा। मतलब आप अगर इसका यूज करके प्रिंट करने की कोशिश करोगे कुछ चीज, तो वहीं आउट सेम वैसा का वैसे ही चलेगा जैसा कि सिस्टम डॉट आउट से चल रहा है, सेम आपको वैसा दिखेगा। बट देयर इज बेसिक डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है जो फिलहाल अभी काम का नहीं है। पर आप जब बड़े सॉफ्टवेयर बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ERR का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम चाहेंगे कि जो एरर्स हैं वो स्क्रीन पे ना दिखते हुए किसी फाइल के अंदर डंप करवाने, हमको किसी फाइल में भेजने या किसी और डिवाइस पे भेजने, तो वो चीजें हम इस स्ट्रीम का यूज करके कर पाएंगे बाद में। ओके, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था जो मुझे आप लोगों को देना था, ठीक है। जैसे आपको इतना तो समझ में आ गया कि आउटपुट कैसे दे रहे हैं अपन, सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम का यूज करके। इनपुट कैसे ले सकते हैं, सिस्टम डॉट इन का यूज करके। अब हम चाहें तो सिस्टम डॉट इन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि डायरेक्ट यूज ना करते हो सिस्टम डॉट इन को, हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास। पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना जरूरी है कि डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, इसके ऊपर एक रीड मेथड कॉल करी। रीड मेथड का काम है, ये आपको एक आस्की का कैरेक्टर लाके देगा। आस्की का मतलब यूनिकोड नहीं, आस्की बोले तो इट इज ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का मतलब 1 बाइट का एक कैरेक्टर लाके देगा आपको। अब कैरेक्टर जो लाके देगा, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो इंटीजर के फॉर्म में लाके देगा, इसलिए इंट में स्टोर करा। मतलब कैरेक्टर की आस्की वैल्यू आएगी बेसिकली, कैरेक्टर खुद नहीं आएगा। तो अपने को पता करना है कि कैरेक्टर क्या आया, तो उस कैरेक्टर को टाइप कास्ट करना पड़ता है। ये हमने आई को टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर टाइप में। सर ये टाइप कास्टिंग क्या चीज है, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें पढ़ा दी आपने, बहुत सारी नई नई बातें बोल दी। मत डरो, हर चीज का सही समय आएगा। मैं फिर बोलता हूं, अपन धीरे धीरे करके हर चीज सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब अभी के लिए सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट के बारे में इतनी कहानी बस जरूरी थी, इससे ज्यादा अपने को डिटेलिंग नहीं चाहिए। अपन सीधे अब आएंगे एक्सेप्टिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर।
अब स्कैनर का यूज़ करके इनपुट लेना सीखना है अपने को, तो सीधी सी कहानी बस। ओके, सो लेट्स सी कि हाउ स्कैनर वर्क्स और स्कैनर को कैसे यूज़ करके आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हो। ओके, सो एक्सेप्टिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर। अब सबसे पहली चीज़ स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक क्लास है, ये एक यूटिलिटी की क्लास है जिसका काम है इनपुट स्ट्रीम में से जो डेटा आ रहा है, जो बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में, उसको हमें जैसा चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगी। मतलब हमें इंटीजर चाहिए तो इंटीजर फॉर्मेट में दे देगी, बाइट चाहिए तो बाइट, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट। उसके लिए इस स्कैनर क्लास में आपको कई सारी मेथड्स मिलेंगी, कई सारे फंक्शंस हैं, उनके अपने जो काम के हैं वो फंक्शंस के नाम मैंने यहाँ लिखे। जैसे एक फंक्शन है नेक्स्ट बाइट, ये फंक्शन या ये जो मेथड है ये हमको बाइट टाइप की वैल्यू ला के देगी, मतलब स्ट्रीम में से जो डेटा उठाएगी उसको बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देगी। नेक्स्ट शॉर्ट लिखूंगा तो शॉर्ट टाइप की वैल्यू देगी, नेक्स्ट इंट इंटीजर, नेक्स्ट लॉन्ग लॉन्ग, ये फ्लोट, ये डबल, ये बुलियन। कैरेक्टर वैल्यू लाने के लिए कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है स्कैनर क्लास में, ध्यान रखना है। एक रूल है, ध्यान रख लेना ये चीज बहुत अच्छे से। स्कैनर का यूज करके आप सारी प्रिमिटिव वैल्यूज ला सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन। स्ट्रिंग भी लेके आ सकते हो, स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव वैल्यू बट स्ट्रिंग भी लेके आ सकते हो आप, लेकिन कैरेक्टर नहीं ला सकते। सो कैरेक्टर लाने के लिए हम कुछ तरीका लगाते हैं, वो तरीका अपन आगे सीखेंगे कि हाउ टू गेट इनपुट एज अ, मतलब अपने को एक कैरेक्टर कैसे लेके आए। ओके, तो वो भी चीज सीखेंगे अपन, पर ध्यान रखना कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कैरेक्टर लाने के लिए। ओके, इनको एक बेसिक लेवल पे भी इन मेथड्स को यूज करते हैं। अब ये जो स्कैनर क्लास है, ये क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करती है? जावा की लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेज, उसमें से ये आईओ पैकेज को बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि इसका काम इनपुट लाने का नहीं है। इनपुट लाने का काम तो इनपुट स्ट्रीम का है, वो सिस्टम डॉट इन जो है वो स्ट्रीम है जिसमें इनपुट आया है। स्कैनर का काम तो सिर्फ उस आए हुए इनपुट को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जो हम बोले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जो भी हम बोले, ठीक है। इसीलिए इट इज नॉट पार्ट ऑफ जावा डॉट आईओ पैकेज, वो आईओ पैकेज का पार्ट नहीं। किस पैकेज का पार्ट है? इसलिए यूटिल पैकेज का। ओके, तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि स्कैनर कौन से पैकेज का पार्ट है? जावा डॉट यूटिल। ओके, और फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम बोले तो, जैसे मैंने कभी पूछा अरहम से, अरहम भाई तेरा पूरा नाम बता, तो अरहम का पूरा नाम है अरहम खान, ठीक है। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जिसका नाम भी सेम हो, सरनेम भी सेम हो। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं पूरा नाम लिखते हैं अपन उस केस में। तो ऐसे ही स्कैनर एक क्लास है, उस क्लास का भी कुछ मिडिल नेम या सरनेम होना चाहिए, मतलब पूरा नाम होना चाहिए, जिसके थ्रू उस क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो उस चीज को बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो इस क्लास का एक फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है इस स्कैनर का, वो है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आपको ये पूरा नाम यूज में लेना पड़ेगा। ओके, चलो अभी स्कैनर को मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू यूज करना सिखाता हूं, उसके बाद आपको इसमें वो पूरा प्रोग्राम एक बना हुआ है इसमें दिखा दूंगा, मतलब नोट्स के अंदर ही दिया हुआ है, जिसको आप यूज कर सकोगे, कोई इशू नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट विथ स्कैनर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स सी स्कैनर। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है अपना, अपनी क्लास हमेशा मैं डेमो नाम से बनाता हूँ क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं, इसलिए नाम रखा क्लास का डेमो, और इसके अंदर मेन मेथड एक बना रखी है अपन ने। अब अपने को स्कैनर को यहाँ पे यूज़ करना है। सो हाउ कैन आई यूज़ स्कैनर? तो सबसे पहले आपको स्कैनर को यूज़ करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसको एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तो अभी याद कर लो, समझ में बहुत अच्छे से आएगा जब भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कैसे? तो हमें अगर स्कैनर को यूज करना है तो स्कैनर बोर्ड भी तो करना पड़ेगा। ओके ओके, जस्ट वेट, है ना, आएंगे वहां पे। अगर आपको स्कैनर को यूज करना है तो आपको स्कैनर को यूज करने के लिए उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जैसे उसका नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये उसका पूरा नाम लिखा। फिर आपको उसके वेरिएबल का, ये स्कैनर क्लास है, इस क्लास का अपन वेरिएबल बनाएंगे, है ना, डेटा टाइप का वेरिएबल बनता है, तो मैंने नाम रख दिया SC। आप कुछ भी दे सकते हो, SC, KB, TB, GB, जो आपका मन पड़े वो नाम रखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स फॉलो करने हैं और आइडेंटिफायर नेमिंग
कन्वेंशंस फॉलो करते हुए नाम रखो। मैंने यहाँ कैपिटल एस सी नहीं लिखा क्योंकि वेरिएबल के नाम यूजुअली हम बाय कन्वेंशन लोअर केमल केस में लिखते हैं। इज इक्वल टू, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसको, ये कीवर्ड भी है, ये ऑपरेटर भी है। ओके, सो ये यूज में आएगा कैसे, तो मैंने यहां लिखा न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने इसका। लेकिन अपने को ये बताना पड़ेगा कि ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट किस चीज के ऊपर वर्क करेगा, किस चीज के ऊपर, मतलब कौन सी स्ट्रीम में से इनपुट लेके आना है। तो यहां पे उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन अपनी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, मतलब कीबोर्ड में से जो डेटा फ्लो होके आ रहा है ना, उसके ऊपर अपन स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तुम वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो कि सर ये क्यों इतना बड़ा नाम लिख रहे हैं, सर क्यों इंपोर्ट यूज में नहीं ले रहे हैं, हर चीज बताऊंगा, जस्ट वेट। ओके, सो अभी फिलहाल में मैंने क्या करा, यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखा, और पूरा नाम लिखने के बाद अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब नाउ लेट्स टेक अ इनपुट, अब एक इनपुट लेके आते हैं सिंपल, अभी एक नंबर लेके आते हैं। ठीक है, सो नंबर लाने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा लिखना पड़ेगा sc डॉट, और मेथड लिखनी पड़ेगी, इंटीजर टाइप की चीज चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इंट। सर यहाँ पे कैसे ध्यान रहता है कि नेक्स्ट का n स्मॉल है और i का i कैपिटल रखना है, एनीवन, कुछ यहाँ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न है, कुछ अपन जो पहले पढ़ा हुआ है, किसको ध्यान है? ओके, मेथड्स के जो नाम होते हैं हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस में। मेथड का नाम बोले तो नाम इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस के हिसाब से मेथड्स के नाम हमेशा लोअर कीमल केस में होते हैं। लोअर कीमल केस मतलब जैसे मानो यहाँ पे मेथड के नाम में 2 वर्ड्स हैं, तो हमेशा पहला वर्ड पूरा स्मॉल रहेगा और सेकंड वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, और उसके बाद अगर और भी वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो सिंपल सी कहानी, ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूजन कभी भी नहीं होंगे कि जितने भी आपको नाम मिलेंगे, देखो सब में से पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल है, नेक्स्ट इन का एन स्मॉल है ना, सारे नेक्स्ट, सब नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग सबकी स्मॉल से, और बीच में जो आ रहा है जैसे बाइट, तो बी कैपिटल, एस कैपिटल, आई कैपिटल, एल एफ डी बी कैपिटल। अब ये एक ही वर्ड है सिर्फ नेक्स्ट, तो इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं आया, ये पूरा लोअर में है, क्योंकि इसके बाद कुछ वर्ड होता तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता। ठीक है, तो आपको कन्वेंशन के हिसाब से ध्यान रखना आसान हो जाएगा, आपसे प्रोग्राम में एरर्स नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लूजे तो आपको बहुत सारे केसेस में सजेस्ट कर देगा, लेकिन अपने को कॉपी में लिखना होता है, और चेक भी कॉपी होगी एग्जाम के अंदर, मतलब ऑफलाइन ही होती है एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी कोरोना वाली कहानी को छोड़ दें फिलहाल तो। सो इसीलिए ध्यान रखना कि मेथड्स के नाम हमेशा लोअर कीमल केस में होते हैं। लोअर कीमल केस, पहला वर्ड स्मॉल और उसके बाद के सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। सो नेक्स्ट इंट एक मेथड है, कैसे पता चलता है, इसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगता है, किसी की भी आगे ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स इट इज अ मेथड। अब उसके थ्रू अपन इनपुट ला रहे हैं, तो इनपुट क्या आ रहा है, एक नंबर। नंबर को कहाँ सेव करें, तो सेव करने के लिए हमारे पास एक जगह है, उसको बोलते हैं अपन रैम या मेन मेमोरी, बराबर। मेन मेमोरी में स्टोर करूंगा ना, पर मेन मेमोरी में अगर मुझे जगह चाहिए तो मुझे पहले से बताना पड़ेगा कंपाइलर को। कैसे बताऊंगी मेरे को रैम में जगह चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन, क्या कमांड लिखते हैं, क्या चीज करते हैं? नहीं, डिक्लेरेशन। किस चीज का, किस चीज का, किस चीज का डिक्लेरेशन? वेरिएबल का। वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का मतलब ही होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी मतलब रैम, रैम की लोकेशन को दिया गया नाम। सो पहले वेरिएबल बना लिया, से फॉर एग्जांपल नाम रखा ए, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हमने डिक्लेयर करा, डिक्लेयर करने के बाद इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। लेकिन हमने देखा था कि हम डिक्लेरेशन के साथ भी ये काम कर सकते हैं, सो क्यों ना हम इसको एक ही लाइन पे कर दें। ठीक है, तो मैंने इसको एक ही लाइन पे लिख दिया, डेफिनेटली यू कैन डू सो। सो ये इनपुट में आ गया, इसके बाद अपन आउटपुट कर देते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके। ठीक है, ये मैंने आउटपुट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया स्क्रीन पे। कोई दिक्कत इस चीज में? अभी सिर्फ इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट में प्रिंट करा रहे हैं।
ठीक है, अभी बहुत बेसिक प्रोग्राम है, एक एक करके इसमें जो अपने को इसको बेहतर बनाना है, प्रिफर्ड, दिस इज नॉट अ प्रिफर्ड प्रोग्राम, पर बेहतर बनाना सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइल हो गया, रन करा। रन करने के बाद अब ये जो कर्सर अभी जैसे ब्लिंक कर रहा है, वो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये वेट कर रहा है कि आप इसको कुछ इनपुट में दो। तो मैंने कोई एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी, एंटर दे दिया, ठीक है, वो नंबर इनपुट में चले गया और प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। पर हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा था, जैसे जब मैंने प्रोग्राम को ये रन करा तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ कि भैया प्लीज एंटर अ इंटीजर, कुछ इनपुट में देना है ना, तो कुछ मैसेज तो दिखाए सामने वाले को कि प्लीज एंटर अ इंटीजर, फिर वो इंटीजर वैल्यू देगा, वो अपन इनपुट में ले लेंगे। सो फॉर द पर्पस व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट लेने से पहले मैसेज दिखाना है ना, तो हम यहाँ पे पहले इनपुट कहाँ ले रहे हैं, हम नेक्स्ट इंट वाली जो मेथड है इससे इनपुट आ रहा है, इसके पहले अपन एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और मैसेज प्रिंट कराते हैं एंटर एन इंटीजर, बहुत ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा तो कम से कम प्रॉपर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है अच्छा कि वो नंबर लेने के लिए वेट कर रहा है बेसिकली, एक इंटीजर वैल्यू। तो मैंने टाइप करी, आपके नेगेटिव दे रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गिव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउड है, दे दिया, एक्सेप्ट हो गया, उसने प्रिंट कर दिया ऐसे कैसे, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि अभी इनपुट कहाँ ले रहा है, वो अगली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो मैसेज प्रिंट करा एंटर एन इंटीजर, वो अपन ने प्रिंट एलन का यूज करके करा, और प्रिंट एलन का मतलब है कि पहले प्रिंट होगा एंटर एन इंटीजर, फिर एंटर करके वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इनपुट सेम लाइन पे आए, तो कितनी अच्छी कहानी, सिर्फ प्रिंट एलन की जगह प्रिंट कर दो और अब आपका इनपुट सेम लाइन पे वेट करेगा, ठीक है। देखो अब कर्सर आपका सेम लाइन पे वेट कर रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, जो भी मुझे वैल्यू देनी है, और ये इनपुट में आ गई, ठीक है। अब स्क्रीन पे जब अपन प्रिंट करा रहे हैं ए, तो प्रिंट कराते टाइम भी अपन चाहते हैं कि थोड़ा और प्रॉपर प्रिंटिंग हो, मतलब लिखा हुआ है कि यू एंटर्ड। अब यू एंटर्ड जो है ये एक तरह की स्ट्रिंग है, इसलिए डबल कोट्स में लिख रहा हूं, तो यहाँ लिखा यू एंटर्ड, तुमने क्या एंटर करा, ऐसे स्पेस देके प्रिंट कर। अब यहाँ पे प्रिंट एलन को हम सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अपन ने दे दी दो, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर टाइप का ए। तो ये दो वैल्यू को अपने को पहले कंबाइन करना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू बनाएंगे तभी प्रिंट एलन को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर मैसेज प्रिंट होगा और सब कुछ प्रॉपर आएगा। अब मैंने नंबर दिया कुछ और लिखा हुआ आया यू एंटर्ड 876। यहां तक कुछ दिक्कत है अभी, एनी इश्यूज? सर बोलो सर, इससे तो import java.util से भी हाँ कर सकते बेटा हैं। बेटा एक सेकंड, Import- इस चीज में कोई दिक्कत है क्या, वो तो मैं बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, पेशेंस रख, वो चीज भी सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब किसी को अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो आप ध्यान से देखो, अपने को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है जो इसको भी खटक रही है अपने भाई को, जब से वो भी यही बोल रहा है कि सर इतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ स्कैनर लिखो ना और यूज में लो। तो अगर आप चाहते हो किसी क्लास को उसके नाम से डायरेक्टली यूज करना, उसका पूरा नाम आपको बार बार ना लिखना पड़े, जैसे मान लो मैंने अभी यहां से इसका पूरा नाम अलग हटा दिया, मैंने सिर्फ यहां पे लिख दिया न्यू स्कैनर, तो वो पहचानेगा ही नहीं कि स्कैनर कौन, क्योंकि वो स्कैनर वाली क्लास, वो स्कैनर वाला प्रोग्राम, वो स्कैनर नाम से क्लास जो है वो मैंने अभी यहाँ नहीं बना रखी, यहाँ तो सिर्फ क्या बनी हुई है, डेमो डॉट जावा। यहाँ कोई स्कैनर नाम की क्लास बनी हुई है क्या? नहीं। सो इस टाइम पे कौन कंफ्यूज होएगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर उठा के अपने को एरर मारेगा, उसने दिया ये एरर अपने को कि भैया सिंबल नॉट फाउंड। कहाँ पे एरर आया? ध्यान से देखो किस लाइन पे आया एरर आया, जस्ट स्कैनर के नीचे एरो बना हुआ है, इधर नहीं दिया क्योंकि यहाँ तो पूरा नाम लिखा था, तो उसको पता है कि जावा के यूटिल पैकेज में स्कैनर मिलेगी, यहाँ पे नहीं है स्कैनर। स्कैनर कहाँ है? जावा पैकेज के यूटिल पैकेज के अंदर है। पर अपने को अभी बताना है उसको, तो यहाँ मेरे को या तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, मैंने पूरा नहीं लिखा तो उसने एरर दे दिया। तो इसकी जगह व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग बार बार पूरा नाम इतना बड़ा ना लिखना पड़े, उसके लिए हम एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये इसलिए बताना जरूरी था ताकि आपको इससे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस समझ में आए कि आखिर इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है। ये इंपोर्ट लिखा और सेमीकोलन लगाया। ठीक है, हालांकि अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ूंगा कि इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है और क्या सारी चीजें, लेकिन आपको एक लेवल पे ये बात तो अभी तो समझ में आ ही गई कि या तो इंपोर्ट करो और या फिर पूरा नाम लिखो उसका,
दो में से एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करोगे? या तो इंपोर्ट करो और या फिर पूरा नाम लिखो। तो अब मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया है, सेव कर दिया प्रोग्राम को और कंपाइल करा, रन करा, सब चल रहा है मस्त। सर अभी अगर हम अभी भी कोई पूरा नाम लिख दे तो, जैसे यहाँ पूरा नाम ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी चॉइस। अब तुम उसको अभी पूरे नाम से ही बुला सकते हो और सिर्फ शॉर्टकट में उसका नाम लेके बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे सर हाँ बोलो। सर ये इंपोर्ट करते टाइम अपन स्कैनर की जगह जब एस्ट्रिस लिखते हैं तब वो एरर क्यों नहीं देता है? ओके वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, उसके लिए वेट करो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इंपोर्ट की सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इंपोर्ट समझने की सही जगह ये नहीं है। ओके मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि आपको स्कैनर का यूज करना है तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना चाहिए कायदे से, क्योंकि फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम मतलब पूरा नाम, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम हम बार बार यूज में नहीं लेने वाले। ठीक है, क्योंकि हम बार बार यूज में नहीं ले सकते उस चीज को। सॉरी गलती से बंद हो गया मुझसे, क्योंकि हम उसको बार बार यूज में नहीं लेना चाहते, इतना लंबा चौड़ा नाम बार बार नहीं लिखना है, इसीलिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज में लेते हैं। ओके इंपोर्ट का सिर्फ इतना यूज है बेसिकली, और डिटेल अभी समझ में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल अपन ने इंटीजर वैल्यू इनपुट में ली, इन द सेम वे आप बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन ये सारी वैल्यूज इनपुट में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंट की जगह एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं नेक्स्ट डबल टाइप की वैल्यू इनपुट लाने के लिए। तो यहां लिखा नेक्स्ट डबल, पर सावधान ध्यान रखना इस चीज का कि अब आपको जो इनपुट आएगा उसको आप एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू कैसी आएगी? डबल टाइप की। और डबल टाइप की वैल्यू किस में स्टोर कर सकते हैं? एनी आइडिया? डबल डेटा टाइप, सिर्फ डबल टाइप के वेरिएबल में। तो यहां मेरे को डबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने नहीं लिखा तो एरर, ध्यान से देखना, कंपाइल करा, ये एरर आया। एरर है इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ठीक है, यहां डबल वैल्यू आ रही है और आप इंट में स्टोर करना चाह रहे हो। सो इतनी चीज आपको सबको क्लियर कि जिस तरह की वैल्यू इनपुट में ला रहे हो उस तरह के वेरिएबल में स्टोर करना। ये टॉपिक हम पहले ही इसलिए पढ़ चुके हैं, आपको वेरिएबल्स बनाना आ जाए, आपको डेटा टाइप्स पढ़ा दिया ताकि अब इनपुट लेने में आपको दिक्कत ना जाए। तो इनपुट लिया एक डबल टाइप की वैल्यू। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को चलाते हैं, कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन कर रहा हूं, कोई एरर नहीं। ठीक है, मैं डबल टाइप की वैल्यू दे रहा हूं, ये दी और स्टोर्ड हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अभी अब ध्यान से समझना, मैंने यहां पे डबल टाइप की वैल्यू इनपुट में दी और ले ली, और प्रिंट स्क्रीन पे मैसेज में इंटीजर करा हुआ है। तो प्रिंट में मेरी इच्छा में यहां पे कुछ भी लिखूं, ये तो मैसेज है, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हो यहां पे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। फर्क किससे पड़ना है? मेथड कौन सी कॉल कर रहे हो। जिस टाइप की मेथड कॉल करोगे उस तरह की वैल्यू इनपुट में लेके आएगा वो। ओके, इसमें कोई दिक्कत? अब सर एक फ्लोट के लिए और बता दो, क्यों? क्योंकि फ्लोट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। क्या दिक्कत जाएगी? थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजन कि फ्लोट टाइप की वैल्यू जब अपन इनपुट में ले रहे हैं तो क्या हमको f लिखना पड़ेगा, सफिक्स में f लगाना पड़ेगा यहाँ पे? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 76.5, तो क्या मुझे f लगाना पड़ेगा यहाँ पे? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनपुट लाते टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनपुट आते टाइम तो बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स आ रहे हैं और स्कैनर की क्लास आपको ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक है, आपने तो किस फॉर्मेट में आया डेटा? बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में। ओके, तो इनपुट करते टाइम यहाँ पे f नहीं लिखना है। क्लियर? चलो, अब किसी ने सर यहां पे लेकिन ऐसा करा और f लिख दिया। ठीक है, सो कंपलसरी है कि f लिखना ही नहीं है। इनपुट के टाइम पे आपको नहीं स्पेसिफाई करना, नहीं तो एरर आएगा। और एरर जो आया, अच्छा लंबा चौड़ा एरर है जो भी, इसको पढ़ के बस इतना ही समझ में आएगा कि किसी तरह का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है यहाँ पे, और वो एक्सेप्शन किस टाइप का है? तो इट इज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ये कुछ गिनती के एक्सेप्शंस होंगे जिनके अपने को नाम याद करने पड़ेंगे, पर 10th क्लास के एंड होते होते याद हो जाएंगे। कुछ 5 एक्सेप्शन की क्लासेस हैं, कुछ 4-5 नाम है जो याद रखना है। उसमें एक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन सबसे फेमस है, जो बहुत सारे बच्चों को आएगा, और स्पेशली अभी आपको जो मैं होमवर्क दूंगा उसको जब करोगे तो आएगा, किसी हालत में आएगा। ठीक है, सो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन कैर समझ में आ गया, बुलियन इनपुट तक आ गया समझ में। बुलियन भी ले सकते हो ऐसे इनपुट, बुलियन में भी सिर्फ ट्रू और फॉल्स, वो भी पूरा स्मॉल में लिखना। ठीक है, और गड़बड़ मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, ये 2 और फंक्शंस हैं।
नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके भी देखो यहाँ रिटर्न टाइप लिखा है। हमेशा फंक्शन के नाम के पहले नोट्स में जब भी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये फंक्शन या ये मेथड किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो चीज यहाँ लिखी होती है। मतलब आपको किस तरह की वैल्यू लाके दे रहा है वो यहाँ लिखा होता है पहले, है ना, मेथड के नाम के पहले। तो क्या लाके दे रहा है वो स्ट्रिंग, देखो नेक्स्ट बाइट लाके दे रहा है बाइट, नेक्स्ट इंट लाके दे रहा है इंट, नेक्स्ट डबल डबल, नेक्स्ट बुलियन बुलियन टाइप की वैल्यू, ऐसे नेक्स्ट मेथड लाके दे रही है स्ट्रिंग। तो अब मेरे को क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोगों की चलो। तो आज मैंने आपको अभी तक तो सिर्फ क्या बताया, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ नंबर्स इनपुट लेना सिखाया। आप एक बार प्रैक्टिस करके घर पे देख सकते हैं, बूलियन तक के इनपुट्स ले लें। आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर इनपुट लेना मैंने अभी नहीं सिखाया। तो स्ट्रिंग्स इनपुट लेना और कैरेक्टर इनपुट लेना ये चीज़ें हम कल देखेंगे। इसके लिए यहाँ पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ है बेसिकली, जो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैंने आज बताया वो कुछ भी नोट नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतना सा करना है कि आज का होमवर्क कि आपको 2 फ्रैक्शनल नंबर्स इनपुट में लेना है। 2 फ्रैक्शनल नंबर्स, मैंने नहीं कहा फ्लोट या डबल, आपकी चॉइस, आपको जो लेना हो। 2 फ्रैक्शनल नंबर इनपुट में लोगे और उनका सम प्रिंट करवाना है। ओनली दिस इज दी होमवर्क, दैट्स इट। 2 नंबर इनपुट में लिया फ्रैक्शनल टाइप के, उनका सम कराया और प्रिंट कराना है। पर प्लीज प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर बनाना। प्रॉपर मतलब कैसा प्रॉपर होना चाहिए प्रोग्राम आपका? प्रॉपर बोले तो उसमें लिखा हुआ आना चाहिए पहले प्लीज एंटर नंबर 1, फिर नंबर 1 इनपुट में आएगा, फिर प्लीज एंटर नंबर 2 तो दूसरा नंबर इनपुट में लो, फिर सम वम करा के और फिर आउटपुट आना चाहिए प्रॉपर लिखा हुआ कि द सम इज जो भी है वो। क्लियर? आज जो पढ़ाया अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप ये प्रोग्राम बना पाओगे जैसा मैंने कहा है वैसे। ओके, नहीं बना पाए ये क्वेश्चन सर ये बुक में हाँ, जिसकी बुक में नहीं है वो लोग ना डरें। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया सबको कि क्या करना है। एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक ही प्रोग्राम बोल रहा हूँ, सबको याद रहेगा वैसे ही। ठीक है, तो 2 नंबर इनपुट लेके, 2 फ्रैक्शनल नंबर्स इनपुट लेके और प्रिंट करना है आपको तो बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर किसी के नोट्स में नहीं है ये क्वेश्चन तो। ओके, चलो तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप नोट्स का रेफरेंस ले सकते हैं ये प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।